या अगर प्रॉपर मैं नाम बोलूँ इसका है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, ठीक है, तो उसको हम पढ़ें और उसकी एडवांस टेक्निक्स पर हम जाएं, उससे पहले ये जरूरी है कि जो कुछ आप अभी तक पढ़ चुके हैं उस बेसिक्स से आप एक बार दोबारा गो थ्रू हो जाएं, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना फिर क्या होगा कि आपको बार बार कंफ्यूजन होगा। जो बेस है वो आपका एक बार दोबारा से मैं आपको बताता हूँ। तो हम इसको शुरू करेंगे स्टैटिस्टिक्स को। हम यहाँ से शुरू करेंगे कि सीरीज, स्टैटिस्टिकल सीरीज से मैं शुरू किया करता हूँ। तो सीरीज में आपने 3 तरह की सीरीज देखी होगी। एक होती है इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है, दूसरी होती है डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरी होती है कॉन्टिन्यूस सीरीज। आप चाहें तो इन्हें साथ साथ नोट कर सकते हैं। ये सब चीजें वो मैं रिपीट कर रहा हूँ जो आपके काम आनी है और जो आप पढ़ भी चुके हैं। अब ये जो इंडिविजुअल सीरीज है उसके अलावा जो बाकी दोनों देख पा रहे हो, इनको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बोलते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब देखो इसका क्या मतलब है। इंडिविजुअल सीरीज क्या है, पहले आप इस तरह से समझिए। मान लीजिए मैंने आपकी क्लास का कोई टेस्ट लिया, ये अब आपके मार्क्स आएंगे। अब आपने भी टेस्ट एग्जाम दिए हैं, आपके जो मार्क्स आएंगे, तो मार्क्स जो है इस तरह से आएंगे ना कि भाई ये आपके रोल नंबर और ये हैं आपके मार्क्स, ठीक है। अब हमने कहा रोल नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, दीज आर योर रोल नंबर। यहाँ रोल नंबर के बजाय नेम भी हो सकता है, ठीक है। और हमने कहा भी रोल नंबर 1 के मार्क्स कितने आए, हमने कहा भाई 70 मार्क्स आए। रोल नंबर 2 के मान लीजिए 69 आ गए, रोल नंबर 3 के मान लीजिए 65 है, रोल नंबर 4 के मान लीजिए 72। मैं ऐसे ही रेंडमली लिख रहा हूँ। रोल नंबर 5 के मान लीजिए 75 मार्क्स आ गए, रोल नंबर 6 के मान लीजिए 68 मार्क्स आ गए, एंड सो। जब इस तरह की सीरीज जो बनाई जाती है, जो हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग है, इसीलिए इसका नाम है इंडिविजुअल, है ना। रोल नंबर 1 का मैं अलग से रिकॉर्ड रख रहा हूँ, रोल नंबर 2 का अलग से, 3 का अलग से, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है आगे की, अब मैं अगर कहूँ कि रोल नंबर 7 जो है उसके मार्क्स भी 70 है, रोल नंबर 8 है उसके मार्क्स भी 69 है, ठीक है। लेकिन मैं इनको इकट्ठा नहीं कर रहा हूँ, मैं रोल नंबर 2 को अलग बता रहा हूँ, रोल, तो सब पर मैं अलग अलग इंडिविजुअली फोकस कर रहा हूँ, है ना। तो जब हम नेम वाइज, रोल नंबर वाइज हर एक आइटम को अलग अलग लेकर चलते हैं, देन इट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज। अब ये डेटा मिलेंगे, है ना, कि हर एक बच्चे के अलग अलग नंबर हैं, तो रोल नंबर 1 के अलग, 2 के अलग, 3 के अलग, और सबको हमें अलग अलग ही रखना है। इस तरह से जो सीरीज बनाई जाती है स्टैटिस्टिक्स में, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। इस इंडिविजुअल सीरीज की जरूरत वहां पड़ती है जहां हर एक चीज अलग अलग इंडिविजुअली फोकस करनी हो। किसी का इनकम टैक्स पे करना है, अब भाई इनकम टैक्स ऐसा थोड़ी कि मेरा वाला इनकम टैक्स दूसरा पे कर दे, दूसरे वाले का तीसरा कर दे, तो हमें सबको इंडिविजुअली अलग अलग निकालना है। तो जहां हर एक व्यक्ति को अलग अलग इंपॉर्टेंस देनी हो अलग से, वहाँ इंडिविजुअल सीरीज यूज की जाती है, इंडिविजुअल डेटा होते हैं। बाकी जब बात एनालिसिस की बात आती है, तो क्योंकि ये डेटा बहुत लंबे हो जाएंगे, मान लो हमें 10,000 लोगों का सैंपल है हमारे पास, तो ये डेटा, ये 10,000 आइटम्स आएंगे हमारे पास। अब इनको छोटा कैसे कर सकते हैं। छोटा करने के लिए मान लीजिए मैं अब आपसे ऐसे कहता हूँ, आपकी क्लास में मान लीजिए 60 स्टूडेंट्स हैं, और मैं उनसे कहता हूँ कि ये मार्क्स और ये स्टूडेंट्स, मैं उनको वैसे लगा रहा हूँ, रोल नंबर से मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। मैंने कहा कि भाई ये जो आउट ऑफ 100 60 मार्क्स कितने बच्चों के, जरा बताना मुझे।
अब 60 मार्क्स के लिए मान लीजिए 3 स्टूडेंट्स हाथ खड़े कर रहे हैं कि सर हमारे मार्क्स 60 आए, ठीक है। अब ये मेरे को 3 बार अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं, मैंने लिख दिया 60 आया 3 बार। इसी तरह मैंने पूछा अच्छा 75 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, मान लीजिए 5 स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमारे मार्क्स 75। मैंने कहा 45 कितनों के हैं, तो 45 के लिए मान लीजिए इन्होंने कहा कि भाई हमारे मार्क्स जो है 4 स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमारे मार्क्स हैं 45, है ना। इसी तरह से एंड सो ऑन 80 मार्क्स कितनों के हैं, 80 मार्क्स हैं 6 स्टूडेंट्स के। इस तरह से अब हमने क्या किया, ग्रुपिंग कर दी, है ना। तो इस तरह का जो डेटा होता है उसे डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं। डिस्क्रीट क्यों बोलते हैं कि 60 में सिर्फ 60 शामिल है, अगर 61 वाला है तो 61 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। 61 आएगा दूसरे में, 61 को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए इनको हम बोलते हैं डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको खंडित, कि कोई ग्रुपिंग नहीं है। अब ऐसा भी हो सकता है भाई इस तरह का क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा यूजफुल ना हो, क्योंकि किसी बच्चे के मार्क्स 60 भी होंगे, किसी के 61 भी होंगे, किसी के 62, किसी के 63, और मैं पूछ रहा हूँ बताओ 60 मार्क्स कितनों के, एक बच्चे ने बताया। 61 कितने के, 2 बच्चों ने बताया। 62 एक के हैं, 63 भी एक के हैं। तो इस तरह का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो क्लासिफिकेशन कहलाता है डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। उसे डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं। तो जिस चीज की वैल्यू आप निकाल रहे हो, जिसका आप एनालिसिस कर रहे हो, उसे डिनोट करते हैं हम एक्स से, जिसका मीन मीडियन निकालना हो, मतलब जिसकी आपको स्टडी करनी है। और जितने बार वो आइटम रिपीट हो रही है, नंबर ऑफ टाइम्स दैट आइटम इज रिपीटिंग, दैट इज डिनोटेड बाय एफ, दैट इज फ्रीक्वेंसी। ये भी कि 45 से कम मार्क्स कितने हैं, 0 से लेकर 45 तक पे बताओ मुझे, ये है मार्क्स, ठीक है। और ये अब 0 से 45 तक मैंने कहा, तो मान 10 स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमारे मार्क्स इस रेंज में। अच्छा मैंने कहा 45 से लेकर और 60 तक कितने बच्चों के मार्क्स, मान लीजिए अब मुझे पता चलता है कि 30 स्टूडेंट्स इस तरह के हैं। फिर मैंने कहा 60 से लेकर 70 के बीच में कितने के मार्क्स हैं भाई, मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमारे इतने। और मैंने कहा अच्छा भाई 70 से 80 के बीच में 5 बच्चे, और 80 अबव 80 से ऊपर वाले कितने हैं, मान लीजिए 5 बच्चे, मुझे इसमें पता चलता है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये साइज और भी छोटा हो गया, अब इसको प्रेजेंट करना और भी छोटा और भी आसान काम हो गया, ठीक है। तो इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन बनाया जाता है, जहां हम ग्रुप्स ले रहे हैं, एक ग्रुप बना दिया हमने, एक रेंज बना दी, और जरूरी नहीं कि वो रेंज बराबर चले, ठीक है। 0 से 45, 45 से 16, ये जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड, आपने पढ़ा होगा क्लास इंटरवल। ये क्लास इंटरवल हम अपनी जरूरत के हिसाब से बराबर भी रख सकते हैं और अलग अलग भी रख सकते हैं। मैंने कहा भाई 45, मैं ऐसे कहूँ 0 से 10, 10 से 20, ऐसा भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगा भाई 45 से कम तक के चलो इकट्ठे ही बता दो, और 80 मार्क्स से ऊपर के वाले सब इकट्ठे ही बता दो, बाकियों का मैंने इस तरह से अलग अलग ग्रुपिंग कर ली, है ना। तो इस तरह से जो क्लासिफिकेशन होता है वो क्लासिफिकेशन आपका कंटिन्यूस सीरीज कहलाती है। अब ये कॉन्टिन्यूस सीरीज भी 2 तरह की सीरीज होती है, ठीक है। एक होती है एक्सक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव, ठीक है, सीरीज, और दूसरी होती है इसमें इंक्लूसिव सीरीज। एक एक्सक्लूसिव और दूसरी इंक्लूसिव सीरीज, ठीक है। अब इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है, अब एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि वो सीरीज, जैसे हमने लिखा 0 से 45, ठीक है, तो इसको आप ऐसे समझो 0 से 45, इसमें ये कहलाती है लोअर लिमिट,
और ये अपर लिमिट। तो जिस सीरीज में ये अपर लिमिट वाली वैल्यू इंक्लूड ना हो उसे एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। मतलब आप ऐसे समझो कि 0 से 44 जब मैं बोल रहा हूँ तो 0 से 44 का 0 से 45 का मेरा मतलब है कि इसमें 0 इंक्लूड है। 0 से 45 में 0 इंक्लूड है। 1 2 3 4 45 इंक्लूड नहीं है, लेकिन 45 से छोटी आइटम सब इंक्लूड है। 44.95 इंक्लूड है, लेकिन 45 यहाँ नहीं है क्योंकि 45 आएगा फिर नेक्स्ट सीरीज में। यहाँ इस वाले में 45 इंक्लूड है। 45 से बड़ी सब आइटम इंक्लूड है जो 60 से छोटी हो। 60 यहाँ शामिल नहीं है, 60 होगा अगली वाली में जाकर शामिल। ऐसे 60 से 70, 70 यहाँ शामिल नहीं है, 70 होगा अगले वाले में जाकर शामिल। इसी तरह से यहाँ 80 यहाँ शामिल नहीं होगा, 80 होगा इधर आकर शामिल। तो जब हम जो हमारी बात कर रहे हैं किसकी, कंटिन्यूस सीरीज की, और जो कंटिन्यूस सीरीज होती है और उसमें हम अपनी अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करते तो उसे कहते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। ठीक है, जैसे 0 से 10 या 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, तो ये सीरीज कहलाती है एक्सक्लूसिव सीरीज। अब इसी सीरीज को एक दूसरे ढंग से भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, वो कहलाती है इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है, जिसमें आप देखो एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होता है कि अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड। अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड इन दैट क्लास। ठीक है, इंक्लूडेड इन नेक्स्ट क्लास। दूसरी बात ये कि अपर लिमिट जो एक क्लास की है वो अगली वाली क्लास की लोअर लिमिट बन जाती है। ठीक है, अपर लिमिट ऑफ ए क्लास बिकम्स द लोअर लिमिट ऑफ सक्सीडिंग क्लास। ये 30 यहाँ अपर लिमिट है, अगली वाली किसकी लोअर लिमिट बन जाएगी। ये विशेषता है एक्सक्लूसिव सीरीज की। इंक्लूसिव सीरीज में हम कैसे लिखते हैं, इंक्लूसिव सीरीज में मान लीजिए मैंने लिख दिया 10 से लेकर 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49। अब इस सीरीज में जहां आपकी अपर लिमिट अगली वाली क्लास की लोअर लिमिट नहीं बन रही तो इसका मतलब ये इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों उसी पर्टिकुलर क्लास में शामिल है। इसे हम इंक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। और जहां हमें लोअर लिमिट की लोअर क्लास की जरूरत होती है, यहां से देखो डेटा की कंटिन्यूटी टूट जाती है। 10 से 19, फिर आगे 20 से 29, फिर आगे 30 से 39, कंटिन्यूटी यहाँ पर ब्रेक हो रही है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, इस तरह के जो डेटा हैं, वहां पर अगर अब आपको मीन तो इजीली निकल जाएगा, मीन तो यहाँ में निकल जाएगा। मीडियन या मोड अगर आपको निकालना हो तो वो पॉसिबल नहीं है। तो वो निकालने के लिए यू हैव टू कन्वर्ट दिस इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। तो क्वेश्चन उठता है कि हाउ टू कन्वर्ट एन इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव वन, कि एक इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कैसे कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, कन्वर्जन conversion of inclusive series into exclusive। तो हम क्या करते हैं, हम जनरली जो यूज करते हैं 0.5 वैल्यू यूज करते हैं, और ये 0.5 वैल्यू प्लस माइनस करते हैं। लोअर लिमिट में माइनस कर देते हैं, अपर लिमिट में जोड़ देते हैं। जैसे अपना डेटा था अभी क्या, अपना डेटा था 10 से
19, फिर 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई ये फॉर्मूला लगा हुआ, लोअर लिमिट में 0.5 कम करो, अपर लिमिट में जोड़ दो, ठीक है। और सभी क्लास में ऐसा कर दो, तो 10 में से 0.5 लेस हुआ तो 9.5 हो गया भाई, और 9.5 में यहाँ 0.5 जोड़ दो, 19.5 हो जाएगा। अब अगले में चलो 20 में से 0.5 लेस करो तो ये 19.5 हो गया, और 29 में 0.5 जोड़ दो तो 29.5 हो गया, ठीक है। और इसी तरह से आप चलो 30 में से लेस करोगे 29.5, और यहाँ पर आप आ जाएंगे तो 39.5, और फिर इसी तरह से ये 39.5 और ये 49.5। अब डेटा की कंटिन्यूटी बन चुकी है। अब ये सीरीज आपके लिए यूजफुल रहेगी अगर आपको मीडियन या मोड निकालना है। अगर मीडियन या मोड आप इसी सीरीज के बेस पर निकालेंगे तो कंफ्यूजन होगा, ठीक है, डाउट्स क्रिएट होंगे। इसलिए वहां उस केस में इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना जरूरी हो जाता है। अब अगला एक क्वेश्चन, जो अब आपने ये सब सीरीज के बारे में पढ़ने के बाद सबसे पहली चीज आपने सीखी होगी, आपने मीन मीडियन मोड सीखे। ये मीन मीडियन मोड का नाम पता क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। अब व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल टेंडेंसी? सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या शामिल आता है? सेंट्रल टेंडेंसी इंक्लूड अरिथमेटिक मीन, it includes geometric mean, it includes harmonic mean, it includes median and mode। और सबकी अपनी अपनी विशेषता है, कौन कहाँ इंक्लूड होगा। सबसे ज्यादा यूज आपको पता है अरिथमेटिक मीन हम इंक्लूड करते हैं, अरिथमेटिक मीन को सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं। बाकी ये सब चीजें निकलती कैसे हैं आपने पढ़ा होगा, तो बट मैं पहले आपको मीनिंग बताना चाह रहा हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल टेंडेंसी। क्या आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जो अभी मुझे बताए कि आपके 10+2 में, ठीक है, कितना मार्क्स थे? ठीक है, एनीवन, कोई भी एक बच्चा बोलो, शायद सभी को याद हो, ठीक है, ना भी बोले तो। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ भाई मुझे अलग अलग बताओ, कॉमर्स में कितने थे, अकाउंटेंसी में कितने थे, इकोनॉमिक्स में कितने थे, हिंदी में कितने थे और इंग्लिश में कितने थे? पता नहीं याद होंगे कि नहीं होंगे, मुझे तो याद है नहीं। मैं अगर अपनी कहूँ तो मुझे अगर परसेंटेज पूछोगे तो मैं बता दूंगा कि 10+2 में कितनी थी, 10th में कितनी थी, या ग्रेजुएशन में या पीजी में कितनी थी। लेकिन अगर अब आप मेरे से अलग अलग मार्क्स पूछेंगे तो वो मेरे लिए बताना मुश्किल हो जाए। तो अब कुछ हद तक आपको आइडिया आ गया होगा कि ये सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स मुझे बताए कि जी इसमें मेरे मार्क्स थे 60, इसमें 70 थे, इसमें मान लीजिए 80 थे, इसमें 60 थे, और इसमें भाई मान लीजिए मैंने कहा कि 57 थे, तो आप इनका टोटल कर लेंगे 7, 327 अगर मेरी कैलकुलेशन ठीक है तो। और आप क्या करते हैं, ये सब मार्क्स आउट ऑफ 100 है ना, तो ये सारे टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? आउट ऑफ 500। आप इसको आउट ऑफ 500 से डिवाइड कर दोगे, 100 से गुना कर दोगे, ठीक है। या सिंपली जो 5 से डिवाइड करोगे तब भी बात हो जाएगी, क्योंकि 500 से डिवाइड करके भी 100 से गुना ही करना है, ठीक है। तो 6 और 65.4, 65.4% मार्क्स हैं। अब देखो अगर कोई मुझे ये अलग अलग नंबर कितने थे वो ना भी बताए, सिर्फ ये बता दे कि 65.4% मार्क्स हैं, तो स्टूडेंट के बारे में एक जनरल आइडिया मेरे माइंड में आ जाता है कि ये स्टूडेंट्स किस तरह का है, इसका एजुकेशन लेवल किस तरह का है ना। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब हुआ कि केवल एक ऐसी आइटम, वो वैल्यू जो उस पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर, जो उसको रिप्रेजेंट करने वाली वैल्यू, ठीक है ना, कि मोस्ट ऑफ आइटम, इस पूरे डेटा में से सबसे ज्यादा आइटम, जनरली आइटम्स कितनी है, कोड वैल्यू कितनी बैठती है। बेशक जरूरी नहीं कि 65
ये जो वैल्यू हमने निकाली वो इसमें से देखो 65 मार्क्स तो इस बच्चे के किसी में भी नहीं है, लेकिन 65% कहने का मतलब है कि जनरली ऑन एन एवरेज हर सब्जेक्ट में इस बच्चे ने 65 मार्क्स गेन किए हुए हैं। ठीक है, तो ये कहलाती सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब कि केवल एक उस आइटम से पूरे डेटा के बारे में मुझे एक जनरल ओवरव्यू मिल जाए। ठीक है ना, उसी का नाम सेंट्रल टेंडेंसी होता है। अब ये सेंट्रल टेंडेंसी निकालते कैसे हैं? अब अगर हम बात करते हैं कि अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, देखिए उसमें तो काफ़ी सारा मेरे ख्याल में टाइम लग जाएगा, वो फॉर्मूले किस तरह से आपने निकाले थे, डेवलप करे थे, बट फिर भी एक बार, क्योंकि अब हम एक रिवीजन के रूप में ही ले रहे हैं, तो एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें क्या थी। तो अरिथमेटिक मीन सिंपली क्या है? अरिथमेटिक मीन आपने निकाला होगा कि सम ऑफ आइटम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, मतलब आपके पास आइटम्स हैं 50, 60 और 70। तो अब अगर आपको इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है तो आप क्या करेंगे, 50 प्लस 60 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, 6 और 5 11 हो जाएंगे, 11 और 7 18, 180 डिवाइड बाई 3, और ये हो गया 60। ये आपने एक्चुअल में जो यूज किया होगा, बहुत ज़्यादा बार यूज किया होगा इस तरह की चीज़ें, जब साथ में फ्रीक्वेंसी भी होती है। ठीक है, ये एक्स डेटा और ये एफ, 50 2 बार है, 60 3 बार है, 70 5 बार है। अब निकालो, तो अब देखो, अब इसका मतलब क्या है, ये सब कुछ जो निकला है वो इसी फॉर्मूले से निकला है। देखो 50 आया 2 बार, तो 50 प्लस 50, 60 3 बार है, 60 भैया 3 बार जोड़ना है। ठीक है, और 70 5 बार जोड़ना है, ये 5 बार जोड़ दिया भाई मैंने। और कुल मिलाकर अब आइटम कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से कर दिया डिवाइड। बेस फॉर्मूला तो वही है। अब आप कहेंगे सर अब आप ऐसे क्यों कर रहे हो, ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब हम उसको छोटा कैसे कर सकते हैं भाई, 50 को 2 बार कौन जोड़ेगा, 50 2 बार आ रहा है तो 50 को 2 से गुना कर दो भाई। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, जब हम 60 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब है कि 60 को 8 बार जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो आप 8 बार 60 60 करके जोड़ो या सीधा 8 से गुना कर दो। इसलिए हम क्या करते हैं, इस 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो आप क्या करते हो, ये x और ये f। ठीक है, तो ये आपका 50, ये आया 2 टाइम्स 52 जा 100, यानी कि 50 50 का जोड़ इतना आ गया, इतना जोड़ तो हो गया 100। फिर वही 60 आया 3 बार, तो इसका टोटल कितना आ गया, 180 आ गया। और भाई 70 आएगा यहाँ 5 बार, उसका टोटल कितना आ जाएगा, 350 आ जाएगा। अब ये ग्रुपिंग होगी, अब ये जोड़ना आसान हो गया। ठीक है ना, 630 इसका टोटल आ गया। अब 630 यहाँ से जोड़ोगे तब भी 630 आएगा, पर हमने यहाँ क्या किया, ग्रुपिंग कर ली, ये टोटल इकट्ठा आ गया, ये टोटल इकट्ठा आ गया, और ये टोटल इकट्ठा आ गया, और नंबर ऑफ आइटम वही 10 है, 10 से डिवाइड कर दिया तो एवरेज आ गई 63। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मीन निकालते रहे। मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन बताई, इसी बेस पर आपने इसके शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड भी पढ़े होंगे। ठीक है, उसमें अगर मैं गया तो बहुत डिटेल में चला जाऊंगा, तो मैं अभी वहाँ नहीं जा रहा। पहले आप सारा समझ लो कि ये मीन होते किस तरह के हैं, कैसे आपने किए हैं। तो अर्थमेटिक मीन तो आपने डेफिनेटली किया ही है, अभी भी कर ही रहे हो। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ज्योमेट्रिक मीन? ज्योमेट्रिक मीन, अब इसी 50 60 और 70 का मुझे ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। ठीक है, अब ज्योमेट्रिक मीन की जरूरत क्यों पड़ती है, जरा वो भी समझ लो। कि देखो ये 50 60 70 इनकी एवरेज 63 आती है। अब 50 60 70 इन तीनों की एवरेज तो आ रही है कितनी, 630। अब मैं कोई एक सब्जेक्ट और ले आता हूँ या कोई और आइटम लगा लो, ठीक है, और उसकी वैल्यू है मान लो 500। ठीक है, किसी 4 बच्चे हैं, चारों को, एक को मैंने 50 रुपए दिए, एक को 60, एक को 70 और एक को दिए मैंने 500 रुपए। ठीक है, और अब इनका जो है, ये एक्चुअली जो है फ्रीक्वेंसी को अवॉइड कर दीजिए, सिर्फ 4 आइटम को समझ लीजिए। तो 50 60 और 70 के तो एवरेज कितनी आ रही थी भाई, इसकी एवरेज 60 आ रही थी।
अब मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ 500 और जोड़ दिया। 560 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है, 140। अब एवरेज क्या आएगी, 140। इसका मतलब ये मैसेज जाएगा कि मैंने सब बच्चों को 140 रुपए दिए, लेकिन आप देखें इन 3 बच्चों को तो दूर दूर तक कहीं लेना देना नहीं है 140 का। इसको बेचारे को सिर्फ 50 रुपए मिले, इसको 60 मिले, इसको 70 मिले। तो अब अगर इनकी एवरेज 60 आ रही थी, वो तो चलो कुछ हद तक नजदीक थी इसके, लेकिन जैसे ही 500 जोड़ा, इनकी एवरेज बढ़कर 140 हो गई। और अब लग रहा है कि हर बच्चे को 140 मिले, जबकि ऐसा नहीं है, केवल एक बच्चे को बहुत ज्यादा रुपया मिल रहा है। इससे हमें लग रहा है कि सबकी जो एवरेज इनकम है वो बढ़ गई है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। तो इसलिए इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जो हमारा अर्थमेटिक मीन है, इनको बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यू, दीज आर कॉल्ड एक्सट्रीम वैल्यूज। बहुत ज्यादा बड़ी या बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू होने से पूरे मीन पर फर्क पड़ जाता है और इससे कंफ्यूजन पैदा होता है। एक जो कह लीजिए कि मैसेज जो है, वो जो आपका जो इंफॉर्मेशन है ना, वो एम्बिग्यूअस हो जाती है, अस्पष्ट हो जाती है। तो ये इसकी कमी है। तो इस कमी को दूर करने के लिए हम सिर्फ अर्थमेटिक मीन पर बिलीव नहीं करते, हम ज्योमेट्रिक मीन यूज कर लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन देखो बाय डेफिनेशन अगर आपने याद किया, इसका फॉर्मूला शायद किसी को याद नहीं होगा आपको, है ना। अगर आपने फॉर्मूला याद किया होगा तो, और अगर आपने समझा होगा तो, ज्योमेट्रिक मीन बाय डेफिनेशन क्या होता है कि जितनी भी आइटम्स है उनको गुना कर दो। हमारे पास 3 आइटम है, 60, 70, 50, 60 और 70। तो भाई 50 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 70 कर दो, और जितनी भी आइटम है ना उनकी पावर 1/n कर दो। ठीक है, ये है ज्योमेट्रिक मीन बाय डेफिनेशन जो मैं बोलूँ। ठीक है, यानी कि अगर मुझे 50 और 60 का ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो मैं 50 गुना 60 की पावर 1/2, ये काम तो मैं कैलकुलेटर से भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं भी कर देता हूँ 50 मल्टीप्लाई 60, और इसका मैंने अंडर रूट, पावर 1/2 का मतलब क्या होता है आपको पता है ना, 50 इंटू 60 की पावर 1/2 अगर मैं कर रहा हूँ तो इसका मतलब है वर्गमूल। ठीक है, तो 50 60 का ये अंडर रूट कितना हो जाएगा भाई, ये 54.77 आ जाएगा। लेकिन जब आइटम है 3 4 5, तब इस तरह से उसको निकालने में प्रॉब्लम आएगी, तब कैलकुलेटर काम नहीं करेगा। उस टाइम आपके लिए क्या हेल्प करेगा, उस टाइम आपके लिए हेल्प करेगा आपकी लॉग वैल्यू, है ना। तो आपने क्या किया होगा, इसको आपने लॉग रूप में याद किया होगा, है ना। तो अब देखो जरा, अगर मैं अब इसको सोल्व करना है, मैं फिर से लिख दूं, ज्योमेट्रिक मीन की जगह सिर्फ जी लिख देता हूँ। तो 50 60 70 पावर 1/3, ये 3 आइटम है तो 1/3। अब इसको मैं कह रहा हूँ कि इसको लॉग से सोल्व करना पड़ेगा, तो लॉग लेना पड़ेगा। लॉग जी इक्वल टू, कैसे लिया करते थे, 1/3, है ना। जो पावर होती थी वो तो मल्टीप्लाई हो जाती थी 1/3, और अंदर क्या हो जाएगा, log 50 प्लस log 60 प्लस log 70। अब आप इनकी log वैल्यू लेते थे, फिर 3 से डिवाइड करते थे, फिर डिवाइड करने के बाद क्या आता था, जो वैल्यू आती थी वो तो log रूप में आएगी, है ना। फिर इसका हमें एंटी log और लेना पड़ता था, है ना, log g। अब अगर गौर से देखो तो log g क्या है, ये log x, है ना। इसको मैं अगर x1 बोलूँ, इसको x2 बोलूँ, इसको x3 बोलूँ, तो हम क्या कर रहे हैं, हम सभी x आइटम्स का log ले रहे हैं, log x आई का मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जितने भी हैं सबका log ले रहे हैं, और उसके बाद उसको जोड़ रहे हैं, है ना। फॉर्मूला देखो अपने आप बनता आ रहा है, सबको हम जोड़ रहे हैं। फिर उसको डिवाइड किससे कर रहे हैं, जितनी आइटम थी जिनको हमने गुना किया, यहाँ 3 आइटम थी तो जिनसे हमने गुना किया वो डिवाइड कर दिया n, ये तो आएगा log g। अब उसके बाद इसका हमें एंटी log और लेना पड़ेगा, तो g यानी कि जो हमारा एंटी लॉग है वो क्या आ जाएगा, जो आइटम आई उसका एंटी लॉग और लगा दो, समेशन log x डिवाइडेड बाई n। ये तुम्हारा फॉर्मूला हुआ करता था देखो। ठीक है, अब बस log लेना आना चाहिए, फॉर्मूला रखने की हमें जरूरत नहीं। ठीक है,
तो ज्योमेट्रिक मीन का मतलब जब आपके पास फ्रीक्वेंसी होती थी तो एक काम और करते थे हम क्या करते थे, लोग लेने के बाद इनको इनकी फ्रीक्वेंसी से गुना और करते थे, ठीक है ना, लोग 50 फिर इसकी फ्रीक्वेंसी से गुना, यानी कि उस केस में ये फॉर्मूला बन जाता एंटी लोग, ठीक है, समेशन और एफ लोग एक्स, ठीक है, log x की वैल्यू को उसकी फ्रीक्वेंसी से गुना कर देते थे। और जब इंडिविजुअल सीरीज होती है तो हम उसको नंबर ऑफ आइटम को n से डिनोट करते हैं, है ना, क्योंकि 1 2 3 4 ऐसे लिखते हैं। और जहाँ डिस्क्रीट सीरीज होती है तो जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना n का टोटल, उसको हम कैपिटल N लिख देते हैं जनरली। बाकी अगर आप स्मॉल n भी लिख देते हो तो भी कोई समस्या नहीं है, बाकी इन जनरल ट्रेंड ये है। सो ज्योमेट्रिक मीन क्या है वो आपके समझ में आ गया होगा कि ज्योमेट्रिक मीन का मतलब ये होता है। बेसिकली मैं इसका मतलब ये समझा कि ज्योमेट्रिक मीन ये है और ऐसे निकलता है। अब तीसरी बात, जहाँ क्वेश्चन अब आप देखा, मैं पर्टिकुलर एग्जांपल अभी यहाँ नहीं दे सकता, जहाँ स्पीड के क्वेश्चन थे, डिस्टेंस के क्वेश्चन थे, ठीक है ना, वहां पर ये ज्योमेट्रिक मीन भी कई बार सही आपको रिजल्ट नहीं देता। तो वहां पर तीसरा मीन हमारे काम आता है जिसको हम बोलते हैं हार्मोनिक मीन, ठीक है। अब हार्मोनिक मीन क्या है, सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो भैया ये 50 है, ये 60 है और ये 70, इन तीनों का मुझे कहा गया कि हार्मोनिक मीन निकाल लो, ठीक है। तो हार्मोनिक मीन बाय डेफिनेशन क्या है, अगर कोई मुझे कहे कि हार्मोनिक मीन, तो इसका मतलब मैं क्या समझता हूँ, ठीक है, वो समझो पहले आप। हार्मोनिक मीन को मैं HM लिख दूं, तो हार्मोनिक मीन कहता है भैया कि इन सबको पहले उल्टा कर दो, ठीक है। 50 को 50 मत जोड़ो, 50 को 50 का रेसिप्रोकल ले लो, ठीक है, 1/50 कर दो। 60 को भी इसका उल्टा करके जोड़ दो, ठीक है जी। 70 को भी इसका उल्टा करके जोड़ दो, ठीक है। इन सबके रेसिप्रोकल कर दो और इनको जोड़ दो, ठीक है जी, जोड़ दिए। अब क्या करें जी, अब उसने कहा कि इन उल्टी वैल्यू का, इन रेसिप्रोकल वैल्यू का एवरेज कर लो, लॉजिक कर दिया जी, ठीक है। रेसिप्रोकल वैल्यू का एवरेज आ गया। फिर इसने कहा कि अब ये जो उल्टा है ना, ये तो हमने उल्टा करके लिया हुआ था, उल्टे को सीधा करने के लिए क्या करो, उल्टे को उल्टा कर दो, उल्टे का उल्टा सीधा होता है ना। तो कह रहे हैं कि फिर आप इसको फिर से उल्टा कर दो, इसका रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। अब जरा गौर से देखो, ये फॉर्मूला आपने कभी ऐसे पढ़ा होगा कि रेसिप्रोकल ऑफ, ठीक है, इनको बोलते हैं रेसिप्रोकल वैल्यू। 150 का मतलब 1/50। तो आपने किया होगा रेसिप्रोकल वैल्यू का जोड़, समेशन ऑफ रेसिप्रोकल REC रेसिप्रोकल एक्स, ठीक है, और इनको डिवाइड कर दिया n से, ठीक है। जितनी भी आइटम्स है देखो बिल्कुल सिंपल ही, हमेशा याद रहेंगे, कभी भूलने वाली चीज नहीं। जो आइटम्स है उसका रेसिप्रोकल लो और उसकी एवरेज कर लो, फिर एवरेज का फिर से रेसिप्रोकल कर दो। अब जरा गौर से देखो, इसका मुझे उल्टा करना है, आगे यही बता रहा है ना कि आगे इसका उल्टा करना है, तो मैं पहले उल्टा कर दूं ना इसको, n को ऊपर ही लिया, n डिवाइड बाय समेशन ऑफ रेसिप्रोकल x। तो भैया ये तुम्हारा हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला हुआ करता था, अगर आपको याद आ गया हो तो, जो आपने पढ़ा था, ठीक है। मैं इसको थोड़ा नीचे ले आता हूँ लिखने के लिए। तो भैया हार्मोनिक मीन का तुम्हारा फॉर्मूला अब आपके सामने, जो आपने जिस रूप में पढ़ा होगा, आपने ऐसे पढ़ा होगा, n डिवाइड बाय समेशन ऑफ रेसिप्रोकल x। अब मैंने अगर इसको इसी रूप में याद किया होता तो बहुत टाइम बाद मैं इस टॉपिक को टच कर रहा हूँ, मैं भूल चुका होता, लेकिन क्योंकि मैं इसको बाय डेफिनेशन समझ रहा हूँ इसलिए मुझे बोलने की दिक्कत नहीं है, मैं नहीं बोल पाऊंगा इसको, ठीक है ना। अब यहीं पर अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता तो क्या होता, n की जगह कैपिटल N आ जाता, फ्रीक्वेंसी के जोड़ को, n का मतलब होता है आपकी सारी फ्रीक्वेंसी जो होती है उसका जोड़, ठीक है, ये डबल लग गया मार्क। तो समेशन ऑफ एफ को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, और नीचे क्या होगा, रेसिप्रोकल लेने के बाद उसको एफ से गुना और कर देंगे, एफ रेसिप्रोकल एक्स। ये तुम्हारा होता था हार्मोनिक मीन,
ठीक है। अब मीडियन क्या है? अब देखो मीडियन की जरूरत क्या पड़ती है, कहाँ पड़ती है? ठीक है, कई बार क्या होता है कि देखिए जो अमूमन जो आपको देखने को मिलता है, अर्थमेटिक मीन की जो वैल्यू होती है उस पूरी सीरीज में होती नहीं जो उसको रिप्रेजेंट करने वाली हो। ठीक है, और ये एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट भी होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम दूसरा तरीका जो हम यूज कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड मीडियन। मीडियन क्या है? मीडियन को हम डिनोट करते हैं एम से। ठीक है, और मीडियन का मतलब आप ऐसे समझो जैसे कभी आप अपने स्कूल टाइम में, ठीक है, सुबह सुबह प्रेयर ग्राउंड में गए होंगे, है ना, जहाँ प्रार्थना करवाई जाती है स्कूलों में, और वहाँ आपने देखा होगा आपको लाइन से खड़ा किया गया होगा, है ना, ये कहा होगा भाई सबसे छोटे कद वाला बच्चा है वो यहाँ खड़ा हो, इसके बाद उससे ऊंचे कद वाला, फिर ऊपर, ठीक है ना, इस तरह से आपको खड़ा किया गया होगा। तो ये सबसे ऊंचे कद वाला बच्चा यहाँ आ जाए और सबसे छोटे कद वाला बच्चा इधर आ जाए, है ना। तो यूं समझ लो आप इसी तरह से खड़े हुए हैं। अब इसमें मैं कहूँगी इनमें भाई सबसे बीच वाला स्टूडेंट्स कौन है, बीचों बीच। अभी आइटम कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, मैं पहले एक इसमें और बढ़ा लेता हूँ अभी समझाने के लिए, 11। ठीक है, 11 आइटम है, तो इसमें बीचों बीच स्टूडेंट कौन सा खड़ा हुआ है? बीचों बीच स्टूडेंट्स वो होगा, अगर मैं देखो 11 का अगर मैं बीचों बीच वाली वैल्यू निकालूं तो मैं कहूँ 5 इधर, 5 इधर, और बीच में जो खड़ा हुआ है वो हमारा मीडियन है। तो 1 2 3 4 5 इसको हटा दो, 1 2 3 4 5 इसको भी हटा दो। ये जो भाई खड़ा हुआ है इसकी हाइट हमारे लिए मीडियन हाइट है, दिस इज कॉल्ड मीडियन हाइट। ठीक है, मतलब बीचों बीच वाली वैल्यू। अब मैंने उस टाइम जब मैं 10 ले रहा था तो मैंने इसको क्यों हटवा दिया था, मैं फिर से करता हूँ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 से ही समझा देता हूँ, ये 7 8 9 10, चल फिर से 10 ले लिया। अब देखो, अब हम बीचों बीच वाली वैल्यू ले रहे हैं, इधर से ये हटाओ, इधर से इसको, यहाँ से इसको खत्म करो, इधर से इसको हटा दिया, यहाँ से इसको, और इधर से इसको हटाया, इधर से इसको हटाया, और इधर से इसको। अब क्या है कि अब ये दो स्टूडेंट्स मिल गए, ये दोनों बीचों बीच खड़े हुए है ना। तो अब इनकी मीडियन हाइट कैसे लूँ? भाई इसको हटाऊं या इसको हटाऊं? इनको तो नहीं हटा सकते क्योंकि इसके बाद बीच में कुछ है ही नहीं इनके बीच में। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों ही हमारे लिए मीडियन है, तो हम इन दोनों का एवरेज कर लेंगे। मान लीजिए ये बच्चा, इसकी हाइट मान लीजिए 6 फीट है, इसकी 6 फीट 1 इंच है, तो हम 6 प्लस 6 फीट 1 इनका एवरेज कर देंगे, ये हमारे लिए मीडियन। ठीक है, मीडियन का मतलब क्या हुआ? मीडियन का मतलब हुआ कि मीडियन इज द मिडिल मोस्ट आइटम। ठीक है ना, आफ्टर अरेंजिंग द डेटा इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी कि डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में जब आप उस आइटम को अरेंज कर देते हैं तो उसमें से बीचों बीच की एक आइटम छांट लो, उसे मीडियन बोलेंगे। अब इससे फायदा क्या है कि एवरेज में तो मान लीजिए ये चल रहे हैं 10 30, मान लो ऐसे सोचो ये आइटम हो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, और ये हो मान लो 10,000, ये वाला लास्ट वाला समझ लो हो 10,000 कोई आइटम। तो अगर मीडियन होता तो सारा गड़बड़ा जाता। लेकिन अब क्या है कि ये अगर भाई चाहे इतना ऊंचा है, चाहिए इतना ऊंचा है, चाहे इतना ऊंचा है, खड़ा ये यही होगा, और हम पोजीशन यहाँ से ले लेंगे, इसीलिए इसको पोजीशनल एवरेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पर हम मीडियन यूज करते हैं। अब मोड क्या होता है? ठीक है, देखो इसके फॉर्मूले वगैरह के रूप में हम जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा चीज, कभी फिर आपसे आपका इंटरेस्ट हो तो बात अलग है। अदरवाइज मीडियन आपने निकाला होगा n प्लस 1/2th आइटम आफ्टर अरेंजिंग द सीरीज इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये एक सीरीज को उसके ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में जब हम अरेंज करते हैं तो उसके बाद जो n+1/2 आइटम मिडिल मोस्ट आइटम है,
ठीक है। जैसे सिंपली मैं कहता 11 आइटम थी तो 11 जमा 1 डिवाइड बाई 2 यानी कि 6 आइटम। अब वो 6 से इधर से गिनो तब भी ये 6वां पड़ेगा, इधर से गिनोगे तब भी 6वां, है ना। और अगर ये मान लो आइटम थी 10 तो 10 प्लस 1/2 यानी कि 5.5 आइटम। अब 5.5 तो होती नहीं कोई सी, तो पांचवी और छठी का एवरेज 5.5 का मतलब है पांचवी और छठी की एवरेज का। अब मोड क्या होता है, मोड को समझिए। अब मोड में देखिए आप इस तरह से समझ लो, आपको मैं पहले प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताता हूँ आपको कि मान लीजिए आप कोई कपड़े, रेडीमेड कपड़े खरीदने के लिए गए या शूज परचेज करने के लिए आप लोग गए, ठीक है। और मान लो आपकी हाइट, जनरल जो एवरेज हाइट है उतनी हाइट है ना। नॉर्मली हम हाइट कितनी मान कर चलते हैं, नॉर्मल हम हाइट मान लीजिए, मैं मेल मेंबर की मैं बात करूँ तो 5.5 से लेकर, ठीक है, 5.5 फुट से लेकर 6 फीट के आसपास की हाइट जो है ऑन एन एवरेज जनरली ये हाइट होती है। अब मान लीजिए कोई कैंडिडेट है और उसने महसूस भी किया होगा, अगर आप में से कोई बच्चा सुन रहा हो और किसी की हाइट बहुत ज़्यादा हो तो उसने महसूस भी किया होगा, आप कोई स्टूडेंट है और उसकी हाइट 7 फुट है, ठीक है, 7 फुट टू मच, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब वो स्टूडेंट्स वहाँ जाता है किसी शॉप पर और कहता है भैया मेरे साइज के जूते दिखाओ, ठीक है। अब हो सकता है कि शूज़ तो मिल जाएंगे, हर नंबर के आते हैं, ठीक है, लेकिन उसने एक ये डिजाइन का दिखा दिया, एक कोई दूसरे डिजाइन का दिखा दिया आपके नंबर के हिसाब से, ठीक है, एक कोई तीसरे का दिखा दिया। अब आपने कहा भैया और वैरायटी दिखाओ, हो सकता है कि उसके पास ज़्यादा वैरायटी नहीं मिले। इसी तरह से कोई बहुत एबनॉर्मल हाइट का 4.2 हाइट का पहुंच गया, 4 हाइट का, ठीक है, तो वहां पर भी हो सकता है उसके साइज के ना मिले, उसको हो सकता है कि वो मतलब जो किड्स वाली जो शॉप है वहां जाकर वो चीज़ परचेज करनी हो, क्योंकि किड्स की हाइट लगभग इस रेंज में आएगी, तो उसके लिए भी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप इस रेंज में हैं तो आपको वो 20 तरह की वैरायटी दिखा देगा कि ये लो जी, ये लो जी, ये लो। अब ये देखो एक बिल्कुल प्रैक्टिकल सा एग्जांपल मैंने आपको दिया है। ऐसा क्यों होता है? पता है ग्राहक को कि अगर दिन भर में 100 ग्राहक आते हैं, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ इसी रेंज के हैं, तो दिन भर में अगर 100 कस्टमर आएंगे खरीदने के लिए तो 70, 80 या 75 कस्टमर तो लगभग इसी रेंज में मिलेंगे। और बाकी कभी कभार एबनॉर्मल वाले, जैसे मान लीजिए 100 में से 100 कस्टमर आए तो 10 कस्टमर आपको इस हाइट के मिलेंगे, ठीक है। और मान लीजिए जो है इससे भी बड़ी या छोटी का, तो मतलब वो आपको मिलेंगे कम। तो जाहिर सी बात है जो कस्टमर आने ही कम हैं उसके लिए मैं बिना वजह अपना रुपया बहुत ज़्यादा क्यों इन्वेस्ट करूंगा, माल में मैं अपना रुपया क्यों फंसाऊंगा, है ना। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो इस तरह की वैरायटी कम रखते हैं, है ना। लेकिन जो आइटम ज़्यादा आती है उसकी वैरायटी वो अधिक रखते हैं, यही मोड है, इसी का नाम मोड है। हिंदी में इसको भूयिष्टिक या बहुलक बोलते हैं, जेड से इसको डिनोट करते हैं। तो मोड का मतलब होता है कि वो आइटम्स जो बार 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 रिपीट हो रही हो, सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही हो, ठीक है। अब मान लीजिए मैं आपकी क्लास का एग्जांपल दे रहा था, मैंने पूछा भाई आपके मार्क्स कितने हैं, पहले बच्चे ने कहा सर मेरे मार्क्स है 60, दूसरे ने पूछा, मैंने दूसरे से पूछा, उसने कहा सर मेरे 60, तीसरे ने कहा, उसने कहा सर 61, चौथे ने कहा, उसने कहा सर 59, फिर अगले ने कहा 60। मेरे माइंड में एक मैसेज जा रहा है कि इस क्लास में मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स लगभग 60 के आसपास हैं, तो यानी कि 60 इसका मोड है। 60 मतलब यहाँ जो सेंट्रल टेंडेंसी है मेनली वो कहाँ पर फैली हुई है, कहाँ पर इकट्ठी हो रही है, वो 60 पर इकट्ठी हो रही है ना। तो इसलिए इस क्लास के एवरेज मार्क्स शायद 60 ही होंगे, तो उसे हम बोलते हैं मोड। और इन सब का नाम है सेंट्रल टेंडेंसी, क्योंकि ये पूरे ग्रुप के डेटा को रिप्रेजेंट करती है और इनकी हेल्प से हम किसी एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। तो आज आपने सीरीज के बारे में समझ लिया और ये सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है उसको समझ लें। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम कुछ इसी तरह की बेसिक्स बात और करेंगे। हम स्टैंडर्ड डेविएशन, कर्टोसिस, जो आपकी जो सिमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, स्क्यूनेस क्या होती है,
उनको और समझेंगे, ताकि हमारा एक बेस, एक फाउंडेशन जो आपने पढ़ा हुआ है वो एक बार फिर से क्लियर हो जाए, है ना। और फिर उसके बाद हम अपने पार्शियल मल्टीपल कोरिलेशन जो एडवांस टेक्निक्स है अपनी स्टैटिस्टिक्स की, उस पर हम लोग जा सकें। ठीक है, तो टाइम भी मेरे ख्याल से हो गया है आपका।